शंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अपने को पढ़ना क्या है, बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है जी, बैंकिंग, भारत की बैंकिंग व्यवस्था और इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। बैंकिंग के अंतर्गत अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग RBI के बारे में। RBI को जानेंगे पूरा, क्या है उसके कार्य, क्या है संरचना, क्या है गठन, क्या है, सबकी बात करेंगे। उसके बाद भारत में बैंकों का इतिहास और राष्ट्रीयकरण बैंकों का, इसकी बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे भारत में बैंकों का प्रकार, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, सूची अनुसूचित बैंक, सूचीबद्ध बैंक या गैर सूचीबद्ध बैंक, शेड्यूल, नॉन शेड्यूल, क्या क्या होता है वो सब बात करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बैंकों को लाइसेंस प्रदान करना, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या शर्तें हैं, उस सब की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFC, ये क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के अंतर्गत बात होगी वित्तीय समावेशन की, है ना। वित्तीय समावेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे और इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है इसकी बात होगी। इसी के अंतर्गत हम लोग पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, ये सब पढ़ लेंगे। और उसके बाद या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी इसी के अंतर्गत आता है, वो सब बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्टली, मतलब कॉन्सेप्ट बना के कि RBI के अंतर्गत जो बच गएंगे टॉपिक, जैसे बेसाल मानक है या अन्य अदर कॉन्सेप्ट है, वो सबको इसी के अंतर्गत मैं अवधारणा के अंतर्गत कंप्लीट कराऊंगा। तो एक बड़ा टॉपिक है, कम से कम इसमें मैं 5 से 6 वीडियो इसका बनाऊंगा। मैं एक वीडियो RBI का आज देख लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 वीडियो करीब बनेगा इसका। 8 वीडियो में पूरा बैंकिंग सेक्टर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना RBI के बारे में। तो अपने को पढ़ना क्या है फिलहाल आज के वीडियो में, RBI के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसकी स्थापना है ना, उसके बाद संरचना और उसके बाद इसका कार्य। चलिए, ये आपका RBI के बारे में है। इस 3 सब टॉपिक में RBI की स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण, साथ में क्या RBI के संरचना और साथ में उसका का कार्य, इतने में अपन क्या करेंगे, RBI को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखें, स्थापना की अगर बात किया जाए तो RBI की स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1935। ठीक, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना RBI एक्ट 1934 के तहत, RBI एक्ट 1934 के तहत हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना हुई। तो याद रखिएगा ये 3 पॉइंट, क्या क्या, स्थापना का डेट 1 अप्रैल 1935, एक्ट कब आ गया था, तो RBI एक्ट 1934 में आया था। ठीक है, और कौन सी समिति थी या कौन सा आयोग था जिसकी सिफारिश के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी, तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। ओके, इतना आपको याद रखना है, बात क्लियर। चलिए अब बात आता है इसका राष्ट्रीयकरण। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण अलग से एक टॉपिक है, थोड़ा बात उस पर करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल RBI की बात हो रही है। RBI का राष्ट्रीयकरण, तो याद रखिएगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको हिंदी में लिखो, है ना। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, 1949 के तहत 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब इसको भारत सरकार के अंतर्गत भारत सरकार का बैंक बना दिया गया। राष्ट्रीयकरण मीन्स क्या, भारत सरकार का बैंक।
ठीक है। तो याद रखिएगा ये बैंक के बारे में, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में, इसकी स्थापना और राष्ट्रीयकरण। तो मैं क्या बताया, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी क्या की गई, स्थापना की गई। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, है ना, 48 नहीं 49 के तहत 1 जनवरी 1949 से क्या हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। अगर आरबीआई की संरचना को देखा जाए तो इसमें ये 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक संरचना होती है जिसके माध्यम से आरबीआई क्या होता है, संचालित होती है। कितने होते हैं, 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 21 सदस्य होते हैं अगर डायरेक्टर बोलूँ तो, जो डायरेक्टर होते हैं इसमें, ठीक है। और उन्हीं से क्या करता है, पूरा आरबीआई चलता है, ठीक। अब ये 21 में है कौन कौन, तो 5 होते हैं इसमें गवर्नर, जिसमें से एक जो होता है मेन गवर्नर, एक जो होता है मेन गवर्नर होता है आरबीआई का मेन गवर्नर, जिसको आरबीआई का गवर्नर बोलते हैं, अभी शशिकांत जी हैं। और इसी प्रकार 4 जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 5 लोग गवर्नर के रूप में होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका क्या, मेन गवर्नर, और 4 कौन होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें 2 जो होते हैं वो सचिव होते हैं, 2 सचिव इसमें होते हैं, सेक्रेटरी। इन 2 सचिव में एक जो होता है आपका, ये होता है आर्थिक मामलों का सचिव, ठीक है, आर्थिक मामलों का सचिव, याद रखिएगा। तो आर्थिक मामलों का सचिव होता है इसमें, आर्थिक मामलों का सचिव, है ना, ये आईएएस ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी जो इकोनॉमिक अफेयर में जो बैठता है, सेक्रेटरी है उस डिपार्टमेंट का, इकोनॉमिक आर्थिक मामलों के विभाग का सेक्रेटरी वो होता है। और दूसरा होता है क्या, एक होता है जो, वो कौन होता है, वित्त सेवा का सचिव। दूसरा जो होता है वो कौन होता है, वित्त सेवा का सचिव। एक कौन हो जाता है, वित्त सेवा का सचिव, वित्त सेवा का सचिव, ठीक है जी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 10 मेंबर को सरकार नॉमिनेट करती है। इस बोर्ड के डायरेक्टर के 10 मेंबर को कौन, गवर्नमेंट क्या करती है, नॉमिनेट करती है। सरकार क्या करती है, अपॉइंट करती है, नॉमिनेट करती है, ठीक है। अब हो कितने गए ये, 5, 2, 7 और 10, 17। अब एक बात याद रखिएगा, 4 जो बच गया वो कहाँ से आते हैं। तो ये जो आरबीआई है ना, इसका जो क्षेत्रीय बोर्ड है वो कहाँ कहाँ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन चारों जगह आरबीआई का रीजनल बोर्ड है। कौन है, रीजनल बोर्ड है। और प्रत्येक रीजनल बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर, जिसमें से एक इसका होता है अध्यक्ष और 4 उसका होते हैं सदस्य। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन 4 जगह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में आरबीआई का रीजनल बोर्ड है। और प्रत्येक रीजनल बोर्ड में 5 मेंबर हैं, जिनमें से एक उनका प्रेसिडेंट है और 4 उसके मेंबर हैं। तो इस प्रत्येक चारों बोर्ड का, प्रत्येक बोर्ड का जो क्या होता है, अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो 4, प्रत्येक बोर्ड का एक मीन्स चारों जगह का, चारों जगह 4 बोर्ड हुए। इन चारों बोर्ड के, दिल्ली का जो प्रेसिडेंट होगा रीजनल बोर्ड का, मुंबई का जो प्रेसिडेंट होगा रीजनल बोर्ड का, कलकत्ता का जो रीजनल बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, और चेन्नई का जो रीजनल बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा, वो यहाँ पास आते हैं। तो यहाँ पास मैं क्या लिख देता हूँ, 4 मेंबर कहाँ के होते हैं इसके, तो रीजनल बोर्ड के प्रेसिडेंट, बोर्ड के प्रेसिडेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे 21 मेंबर हुए। अब तो 21 मेंबर में
5 होते हैं गवर्नर, जिनमें से एक आरबीआई का मेन गवर्नर होता है और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। ठीक, उसके बाद यदि बात करूं तो 2 कौन होते हैं, सचिव होते हैं। एक होता है आपका आर्थिक मामलों का सचिव और एक जो होता है आपका वित्तीय सेवा का सचिव, वित्त सेवा का सचिव। ये 2 हो गए। 10 लोगों को सरकार क्या करती है, अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है, नॉमिनेट करती है। अब बच जो गए 4, वो ये 4 कौन होते हैं, आरबीआई के क्षेत्रीय बोर्ड के, प्रत्येक बोर्ड के क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। इस तरीके से इस 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये आरबीआई क्या होती है, संचालित होती है। याद रखिएगा। ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर है। चलिए, तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया स्थापना और उसका राष्ट्रीयकरण, और साथ में हमने आरबीआई की संरचना। चलिए, अब हम देखते हैं क्या इसके कार्य, आरबीआई के क्या कार्य। अब आरबीआई के अगर कार्य की बात की जाए तो इसके कार्यों को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोल दिया जाता है क्या, परंपरागत कार्य, ट्रेडिशनल वर्क, और दूसरे को बोल दिया जाता है क्या, गैर परंपरागत कार्य। तो याद रखिएगा, एक को बोला जाता है क्या, परंपरागत कार्य, और दूसरे को बोला जाता है गैर परंपरागत कार्य। परंपरागत कार्य वह कार्य है, वह कार्य जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करती है, 4 के तहत करती है। समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर करती है। क्या बोल रहा हूँ, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। बात क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो आरबीआई के जो कार्य होते हैं ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोल दिया जाता है ट्रेडिशनल, एक को बोला जाता है नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत कार्य ऐसे होते हैं जो आरबीआई एक्ट 94 के तहत वो करती है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को जितनी शक्तियां प्राप्त है, उन शक्तियों को आधार बनाकर आरबीआई जो भी कार्य करती है, उन सभी को क्या बोल दिया जाता है, परंपरागत कार्य। दूसरी तरफ गैर परंपरागत कार्य क्या होता है, समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई किया जाता है, जैसे कि करती है, जैसे कि वित्तीय समावेशन पर कार्य है ना, वित्तीय समावेशन पर कार्य। तो ये क्या हो गया आपका, तो यह आपका क्या हो गया, गैर परंपरागत कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हम देखते हैं थोड़ा इसका परंपरागत कार्य क्या क्या है, इसकी हम बात करते हैं, है ना, इम्पोर्टेंट है इसका कार्य आरबीआई का। तो परंपरागत कार्य के अंतर्गत आरबीआई का कार्य है परंपरागत कार्य क्या क्या आते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। चलिए जी, तो परंपरागत कार्य, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका परंपरागत कार्य। चलिए याद रखिएगा, आरबीआई भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक के रूप में क्या करती है, कार्य करती है, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं, यह भारत सरकार के लिए क्या करती है, बैंक का कार्य करती है, भारत सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है, याद रखिएगा, बैंक का कार्य करती है। दूसरी तरफ इसी प्रकार ये क्या करती है, राज्य सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। किसके लिए करती है, तो राज्य सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। राज्य सरकार प्लस केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या करती है, बैंक का कार्य करती है। अब बैंक का कार्य करती है, इसका मतलब क्या है,
यहाँ पर भारत सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है। इसका मतलब क्या है, अर्थात क्या करती है, भारत सरकार की अधिशेष राशि आरबीआई के पास ही जमा रहती है और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई क्या करती है, भारत सरकार को ऋण भी प्रदान करती है। इसलिए बोला जा रहा है क्या, भारत सरकार का बैंक। सेम चीज़ राज्य सरकार के लिए भी करती है। राज्य सरकार की अधिशेष राशि आरबीआई के पास होती है और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई क्या करती है, राज्य सरकारों को ऋण देती है। केंद्रीय बैंक है, मतलब सभी बैंकों का नियंत्रण निर्देशन कौन करती है, भारत में आरबीआई करती है। सर्वोच्च नोडल एजेंसी है बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय बैंक बोला जाता है। आप मुझे एक क्वेश्चन है उसका आंसर बताइएगा और इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन, है ना। ऐसे कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके लिए आरबीआई बैंकिंग का कार्य नहीं करती? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सर्च करिए आंसर दीजिए। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या, तो आरबीआई क्या करती है, यह भारत में नए नोट जारी करती है। याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, नए नोट जारी करती है। ठीक, तो आरबीआई क्या करती है, भारत में नए नोट जारी करती है। और इसका नोट छपाई होता कहाँ कहाँ है, तो आपका होता है देवास में, आपका होता है नासिक में, आपका होता है सिलीगुड़ी में। कहाँ होता है, सिलीगुड़ी। और आपका होता है कहाँ, मैसूर में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, भारत में आरबीआई क्या करती है, नए नोट छापती है और उसका क्या करती है, संचालन करती है। ठीक, तो नोट छपाई के लिए कहाँ कहाँ छपाई होता है नोट का, तो याद रखिएगा देवास में होता है, नासिक में होता है, सिलीगुड़ी में होता है और मैसूर में होता है। देवास इन द सेंस कहाँ, मध्य प्रदेश। नासिक इन द सेंस कहाँ, महाराष्ट्र। सिलीगुड़ी कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है। इनमें से प्रथम दो पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है और इन दोनों पर आरबीआई का नियंत्रण है। याद रखिएगा, प्रथम दो पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है और अन्य दो पर किसका है, सिलीगुड़ी और मैसूर पर आरबीआई का नियंत्रण है। 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करती। यहाँ मैं बोला हूँ ना, नए नोट जारी करती है, तो याद रखिएगा 1 रुपये का जो नोट होता है उसको जारी नहीं करती। उसकी बात अभी मैं करूँगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा कि 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करती। बताऊंगा उसको, अभी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आरबीआई का कार्य क्या है, तो इसके अलावा क्या है, भारत ये क्या है, भारत में बैंकों का क्या करती है, नियंत्रण करती है। भारत में, अब भारत में मैं पॉइंट को लिख रहा हूँ सीधे, बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट को भी आप। तो मैं क्या बोला, भारत में बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। तो ये आरबीआई के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है। क्या क्या, केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती है, भारत सरकार के लिए बैंक का कार्य करती है, अर्थात भारत सरकार की अधिशेष राशि आरबीआई के पास होती है। और साथ में क्या बोल रहा हूँ, जरूरत पड़ने पर आरबीआई भारत सरकार को ऋण देती है। राज्य सरकार के लिए क्या करती है, बैंक का कार्य करती है, जैसा इसके लिए करती है भारत सरकार के लिए। होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकार के लिए आरबीआई बैंक का कार्य नहीं करती। और क्या बोल रहा हूँ, भारत में नए नोट जारी करती है। इसके लिए 4 जगह क्या है, नोट की छपाई होती है। याद रखिएगा, देवास में है, नासिक में है, सिलीगुड़ी में है और मैसूर में है। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ा जाए। चलिए लास्ट पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या बोला लास्ट पॉइंट में, बैंकों को नियंत्रित करती है। इसके अंतर्गत अब कुछ पॉइंट आएंगे, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र को पूरा नियंत्रित करती है, तो इसके अंतर्गत मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूँ, जैसे कि बैंकों के परिचालन के लिए नियम बनाती है। परिचालन के लिए क्या करती है, नियम बनाती है। तो याद रखिएगा, बैंकों के परिचालन के लिए क्या करती है, नियम बनाती है। दूसरी बात क्या करती है, तो याद रखिएगा, बैंकों के लाइसेंस प्रदान करती है। बैंकों को क्या करती है, लाइसेंस प्रदान करती है। नई बैंकों को स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करती है, तो लाइसेंस प्रदान करती है।
नई बैंकों को ना लाइसेंस किसको प्रदान करेगी, नए भारतीय बैंकों को स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करती है। विदेशी बैंकों को, अगर बात आएगी विदेशी की, तो विदेशी बैंकों को उनकी शाखा की स्थापना के लिए, विदेशी बैंकों को उनकी शाखा की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करती है। तो याद रखिएगा, कोई नया विदेशी बैंक भारत में नहीं खुल सकता। भारत में कोई विदेशी कंपनी सोचेगी कि मैं भारत में एक नया विदेशी बैंक खोलूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, पहले से कोई कार्यरत विदेशी बैंक है विदेश में, वो अगर चाहेगी तो भारत में अपना ब्रांच खोल सकती है, शाखा खोल सकती है, जिसके लिए उसको आरबीआई से अनुमति लेना होगा। भारत में नए बैंकों की स्थापना केवल भारतीय कंपनी ही कर सकती है और नई बैंकों की स्थापना के लिए उसको लाइसेंस लेना होता है और यह लाइसेंस आरबीआई प्रदान करती है। लाइसेंस प्रदान करने के लिए कई सारे इसकी शर्तें हैं, वो शर्तें वर्तें को मैं बाद में बताऊंगा, है ना, इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, बैंकों के लिए क्या करती है, मौद्रिक एवं शाख नीति का निर्धारण करती है। मौद्रिक एवं शाख नीति का निर्धारण करती है। तो याद रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी में बता चुका हूँ, शाख नीति का क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर बोला जाए तो याद रखिएगा आरबीआई क्या करती है, तो ये क्या करती है, आपका पूंजी बाजार, मौद्रिक बाजार है ना, इसको बोला जाता है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है, मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है। मुद्रा बाजार ये मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मुद्रा बाजार को नियंत्रित करती है, साथ ही कुछ हद तक पूंजी बाजार को भी नियंत्रित करती है। पूंजी बाजार को टोटल नहीं ना, कुछ हद तक पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। ये बात में आगे जब हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नियंत्रित करती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक ही पॉइंट है आपका, क्या कि भारत के मुद्रा बाजार को आरबीआई क्या करती है, नियंत्रित करती है। आरबीआई के नियंत्रण में ही कार्य करता है पूरा मुद्रा बाजार। और साथ में जो पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट होता है, ये कैपिटल मार्केट ना पूरा नहीं होता। कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट जो होता है वो आरबीआई के कंट्रोल में होता है। सेकेंडरी मार्केट जिसमें शेयर मार्केट आ जाता है, वो कहाँ चले जाता है, सेबी के कंट्रोल में। इसीलिए बोला जा रहा है कुछ हद तक क्या पूंजी बाजार को नियंत्रित करती है। इसके अलावा क्या बोला जाएगा और कार्य, तो ये क्या करती है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को क्या बोला जा रहा है, एनबीएफसी। तो याद रखिएगा, अब इसके लिए भी पूरा नहीं, कुछ क्या बोला जा रहा है, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को, कुछ गैर बैंकिंग है ना, कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी अभी मैं लिखा ना, जैसे मेन हेडिंग में बताया कि एनबीएफसी को पढ़ना है करके, यही तो याद रखिएगा, कुछ को ना, सभी को नहीं। अब एनबीएफसी अभी आप लोग को पता नहीं है क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा कि भारत में जितने एनबीएफसी है ना, उनमें से कुछ का कंट्रोल किसके पास है, आरबीआई के पास है, सभी का नहीं। ठीक है, तो कुछ एनबीएफसी को भी क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। और इसका क्या कार्य बोल सकते हैं, तो आरबीआई क्या करती है, तो फॉरेन करेंसी रिजर्व का निर्माण करती है ना, किसका करती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व का भंडार करती है। याद रखिएगा, ये किसके पास होता है, भारत में आरबीआई के पास होता है। तो फॉरेन करेंसी रिजर्व का भंडार करती है आरबीआई। ठीक है, ये भी इसका एक कार्य है। क्लियर हुआ। और अगर एक कार्य मैं बोलूं, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, अलग से बोला जाता है, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों के संचालन को नियंत्रित करती है।
संचालन को नियंत्रित करती है। इट मीन्स क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि 1 रुपये का नोट जो जारी करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव का उसमें हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट में। तो जारी कौन करता है? उसको वित्त मंत्रालय करता है, ठीक है। लेकिन कितनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में आएगा 1 रुपये का नोट, है ना, उसको कौन निर्धारित करता है? संचालन को नियंत्रित कौन करती है? आरबीआई, ठीक है। और जितने सिक्के बनते हैं भारत में उसका भी संचालन कौन करती है? आरबीआई उसको नियंत्रित करती है। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट में करके बताइएगा, आंसर आप लोग सर्च करिएगा, लेकिन बिना सर्च किए नहीं मिलेगा। क्या कि भारत में कहाँ कहाँ सिक्कों टकसाल है? टकसाल किसको बोला जाता है? जहाँ सिक्के बनते हैं। तो एक बार इसको देखिएगा, क्या नोएडा में है, क्या मुंबई में है, क्या हैदराबाद में है, क्या कलकत्ता में है, कहाँ कहाँ है ना। तो ये आप कमेंट में मेरे को आंसर बताइएगा कि भारत में सिक्कों का निर्माण या टकसाल उसी को बोला जाता है, टकसाल कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? ऑल ओवर आरबीआई का परंपरागत कार्य। तो परंपरागत कार्य में देखो मैं क्या क्या बताया। पहले मैं क्या बताया? केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है ना, मतलब सभी बैंकों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। बैंकिंग का वो नोडल एजेंसी है। भारत सरकार के लिए बैंक का कार्य करता है, मीन्स क्या? भारत सरकार की अधिशेष राशि कहाँ होती है? आरबीआई के पास। जरूरत पड़ने पर आरबीआई भारत सरकार को ऋण देता है। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी ये क्या करता है? बैंक का कार्य करता है, मीन्स इनकी भी अधिशेष राशि आरबीआई के पास होती है। जरूरत पड़ने पर आरबीआई ऋण देता है। नए नोट जारी करता है। नए नोट जारी करने के लिए इन 4 जगह क्या है? छपाई होता है नोट का। इन चारों जगह में से 2 पर गवर्नमेंट का नियंत्रण है, 2 का आरबीआई पर नियंत्रण है, ठीक। उसके बाद मैं क्या बोला? बैंकों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। और बैंकों को जो नियंत्रित एवं निर्देशित करता है इसके अंतर्गत अब इसके बहुत सारे कार्य हैं। क्या क्या? तो परिचालन के लिए नियम बनाता है, बैंकों को लाइसेंस प्रदान करता है, विदेशी बैंकों को उसकी शाखा की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान करता है। लाइसेंस प्रदान क्या? नई बैंकों की स्थापना के लिए उनको लाइसेंस प्रदान करता है। मौद्रिक एवं शाख नीति का निर्धारण करता है, CLR, SLR, CRR, ये सब जो मैं बताया हूँ बैंक दर वो सब है ना। साथ में क्या बोला जा रहा है? मुद्रा बाजार को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है और पूंजी बाजार को कुछ हद तक इसके नियंत्रण में होती है। NBFC को भी, कुछ NBFC को क्या करता है? इसके कंट्रोल में होती है। फॉरेन करेंसी रिजर्व बनाता है, भंडार का भंडारण कौन करता है? आरबीआई करता है। और क्या करता है? 1 रुपये के नोट एवं सिक्कों के संचालन को नियंत्रित करता है कि अर्थव्यवस्था में कितना 1 रुपये का नोट आएगा, कितना संचालन आएगा, इसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है, वित्त सचिव को उसमें हस्ताक्षर होता है। भारत में टकसाल कहाँ कहाँ है ये आप मुझको कमेंट करके बताएंगे। इस तरीके से हमने देख लिया क्या? आरबीआई के बारे में, है ना। इस टॉपिक के अंतर्गत अपने को जो भी पढ़ना है, पहला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया आरबीआई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा इतिहास और राष्ट्रीयकरण और प्रकार। तो याद रखिएगा आरबीआई के बारे में, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत 1 जनवरी 1949 से इसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो आरबीआई का क्या करते हैं? संचालन करते हैं, जिसमें 1 मेन गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, 5 लोग। 2 सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं। एक होता है आपका आर्थिक मामलों का सचिव और दूसरा होता है वित्तीय सेवा का सचिव। 10 लोगों को नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट और 4 लोग जो होते हैं वो आरबीआई के जो रीजनल बोर्ड है उनके प्रेसिडेंट, प्रत्येक बोर्ड से एक प्रेसिडेंट आके उसमें शामिल होता है। इस प्रकार से मैं आपको आरबीआई का कंप्लीट कराया। कार्य को मैं क्या बोल दिया? जो कार्य आरबीआई एक्ट के तहत करता है वह क्या कहलाता है? उसका परंपरागत कार्य। समय समय पर जो आवश्यकता होती है उस आधार पर जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? गैर परंपरागत कार्य। आई होप आप लोग को आरबीआई समझ में आया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा इसके आगे के टॉपिक पे। तब तक के लिए चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहते हो ऐसा वीडियो बनते रहे, है ना, तो वीडियो को शेयर करिए। जो लोग कोचिंग नहीं कर पाते उन तक वीडियो को पहुँचाइए। ये आपका पूरा इकोनॉमिक्स अब कंप्लीट होने के कगार पे है। मीन्स ये बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट होगा, फिर भुगतान संतुलन पढ़ाऊँगा। भुगतान संतुलन नहीं, पहले मैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार पढ़ाऊँगा, उसके बाद में भुगतान संतुलन पढ़ाऊँगा, देन क्या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट। उसके बाद एक नया समान अध्ययन का एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, है ना,
तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर भी करिए लोगों तक, अपने फ्रेंड सर्कल तक। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में।